Hi everyone, I'm Mudit Jain. In this session, I'll be discussing how and why I failed prelims after getting selected for IPS not once but twice. तो आपने अक्रॉस द इयर्स ऐसी स्टोरी सुनी होंगी जो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं ऑफिसर्स और अगली बार उनका प्री भी नहीं निकल पाता। मैं 2 बार सिलेक्ट हुआ था और 2 बार सिलेक्ट होने के बाद मेरा प्री नहीं हुआ था मेरे फोर्थ अटेम्प्ट में, जबकि उनसे पहले मैंने तीनों अटेम्प्ट में प्री निकाला था तीनों बार। तो मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा, मैं आपको अपनी लर्निंग्स बताऊंगा और आप कैसे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। सिंपल सा एक मिस्टेक है, सिर्फ एक ही मिस्टेक है। आई डिड नॉट फॉलो द प्रोसेस। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा सर्टेन MS धोनी को बोलते हुए कि प्रोसेस पे फॉलो करो, प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट्स विल कम। फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल कम। सेम is my motto, which I have learned in a very hard way when I failed prelims after clearing IPS twice। क्यों? मैंने प्रोसेस फॉलो नहीं करा था। अब ये सिंपल सा एक मिस्टेक हो गया। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोसेस है क्या एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोसेस एंड व्हाई यू शुड फॉलो इट होल हार्टेडली। जब मैंने 4 बार प्रीलिम्स निकाला है, मैंने 5 अटेम्प्ट्स में, मेरा प्री जब नहीं निकला था उसके अगले अटेम्प्ट में मैंने दोबारा प्री निकाल लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया था दोबारा से। तो वो प्रोसेस है क्या? दैट हेल्प मी क्लियर प्रीलिम्स 80% ऑफ टाइम्स आई अटेम्प्टेड इट। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। यू कैनॉट क्लियर दिस एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग रैंडमली। आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, आज मन नहीं कर रहा, कल ज्यादा पढ़ लिया, आज कम पढ़ लिया, आज टेस्ट उठा के देख लिया, आज GS1 कर लिया, कल हिस्ट्री देख ली, परसों एथिक्स कर लिया, नहीं निकलेगा एग्जाम। आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दिस इज द सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री। ट्रीट इट लाइक वन। while I am not of opinion that this is the toughest exam of this country, but treat it like one, because अगर वैसा ट्रीट करोगे then you will be on your toes। तो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन से मेरा क्या मतलब होता है कि एक टाइम टेबल आपने बनाना है, अपने टारगेट्स आपने देने हैं खुद को। दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मेरी ग्रेस्पिंग पावर स्लो थी तो मेरे स्टडिंग आवर्स ज्यादा थे, खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मेरे स्टडिंग आवर्स अगर ज्यादा थे तो मैं टारगेट्स अपने उस हिसाब से देता था। आपकी ग्रास्पिंग फास्ट है, हो सकता है आपको कम पढ़ना हो, आप अपने टारगेट्स उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट जनरली क्या होता था, 8 9 10 पेजेस पर आवर में पढ़ता था, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाता था। तो मेरा ऐसे डेली टारगेट होगा, मेरा वीकली टारगेट होगा, उसके बाद मेरा फोर्टनाइट का टारगेट होगा और लास्टली मेरा मंथ का टारगेट होगा। So if I am doing this structured preparation and if I am able to follow my daily, weekly, fortnight and monthly targets, that means I am on course, I am on right track। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की। दूसरा है कंसाइज बुक लिस्ट। मैंने पहले अटेम्प्ट में भी प्री निकाल लिया था फॉर्चुनेटली, लेकिन निकलना नहीं चाहिए था कायदे से, क्योंकि माई बुक लिस्ट वॉज नॉट कंसाइज। आई यूज टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। तो जो लोग ये करते हैं दे आर नॉट एबल टू मेक नोट्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेक योर ओन नोट्स, सिनॉप्टिक नोट्स और डिटेल्ड नोट्स, वॉट एवर सूट्स यू, if you do not make those notes you won't be able to revise the content multiple times, and if you are not revised then it is very difficult to have those connections and mind maps in your mind and solve the uh, tough nature of questions that has been asked nowadays। So keep your book list concise। थर्ड इज रिविजन। सो मेरा जब प्री नहीं हुआ था मेरी बुक लिस्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड थी, लेकिन मैंने उस बार टाइम टेबल नहीं बनाया था। बुक लिस्ट भले ही मेरी सॉर्टेड थी, नोट्स भी मेरे पास प्रिपेयर्ड थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम टेबल नहीं था तो मैं स्ट्रक्चर्ड वे में रिविजन नहीं कर रहा था। मैं लिटरली आई वॉज इन द एयर कि मेरा 2 बार हो गया है, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मेरा तो हो ही जाएगा प्री। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये दिस एग्जाम इज अ ह्यूज लेवलर। हम क्रिकेट के लिए बोलते हैं ना, क्रिकेट इज अ ह्यूज लेवलर। प्रीवियस मैच यू माइट स्कोर अ डबल सेंचुरी एंड द नेक्स्ट मैच यू माइट गेट आउट ऑन द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। तो क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, सिमिलरली यूपीएससी इज ऑल्सो अ ग्रेट लेवलर। तो मल्टीपल रिविजन्स करनी है, स्टैटिक की भी और करंट की भी। जिस साल मेरा प्री नहीं हुआ था उस साल
मैंने स्टैटिक के फिर भी रिवीजन करी थी, मैंने करंट पे फोकस नहीं करा था एंड 35 प्लस क्वेश्चंस केम फ्रॉम करंट इन दैट ईयर। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने, आपने बैलेंस प्रिपरेशन करनी है, करंट को और स्टैटिक को दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। उसके बाद टेस्ट एनालिसिस, ये एक मेजर ब्लंडर था मेरे उस अटेम्प्ट में। मैं हर बार टेस्ट लिखा करता था, टेस्ट के नोट्स बनाता था, जो क्वेश्चंस मुझे टफ लगते थे उनके नोट्स बनाता था, फिर उनको रिवाइज करता था। जब मेरा प्री नहीं हुआ था उस साल मैंने ओनली 10 टेस्ट करे थे। एक तो जनरली आपको 30 से 40 टेस्ट करने चाहिए, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ मिला के और पीवाईक्यू वगैरह मिला के। मैंने सिर्फ 10 टेस्ट करे थे और मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने नोट्स नहीं बनाए तो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने उन टेस्ट को रिवाइज नहीं किया। अब मैंने उन टेस्ट को रिवाइज नहीं करा है, सिर्फ सॉल्व करके साइड में रख दिया। उस टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। इट एड जीरो वैल्यू टू योर नॉलेज इफ यू ओनली सॉल्व अ टेस्ट एंड नॉट एनालाइज एंड रिवाइज इट अगेन। तो ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने करी थी। A question exactly from the test series was repeated in actual prelims and I got it wrong not only in the test series but also in my prelims exam. तो अगर आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो उसका इंपॉर्टेंस तभी है जब आप उसके टफ क्वेश्चंस के नोट्स बना के उनको रिवाइज करते हो। ठीक है, सोशल लाइफ एंड स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, ये दो बहुत मेजर एस्पेक्ट्स थे मेरे उस साल प्री रीजंस थे प्री ना क्लियर होने के, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई वाज इन द एयर, आई वाज थिंकिंग कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ, स्टेइंग ट्रू टू दिस प्रोसेस, स्टेइंग ट्रू टू दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे सेक्रीफाइस ही करने, हमें कहीं घूमने नहीं जाना, कोई सोशल लाइफ नहीं होनी चाहिए, वैसे तो बर्नआउट हो जाएगा। तो सोशल लाइफ होनी चाहिए लेकिन वही टाइम टेबल के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से होनी चाहिए। आपके दोस्त लोग आज जा रहे हैं घूमने, आपके आज के टारगेट मीट नहीं हुए, वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं तो आप उनको मना कर सकते हो, वो समझेंगे कि यार इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा एक क्लोज निट सर्कल होना चाहिए आपका, 4 से 5 दोस्तों का जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो आपको समझे और आप उनको समझे। तो सोशल लाइफ को बैलेंस करना है अपने को। और ये मैंने ऑलरेडी जैसे बोला है अभी कि रिस्पेक्ट दिस एग्जाम, दिस इज द सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री, गिव इट्स ड्यू। जब आप इससे थोड़ा डर के प्रिपेयर करोगे ना, ओवरऑड नहीं होना है कि यार डे ड्रीम कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, वो नहीं, थोड़ा डर होना चाहिए, थोड़ी नर्वसनेस होनी चाहिए। वो थोड़ी नर्वसनेस बहुत हेल्प करती है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में। मैं जब दिल्ली आया था अपनी एक्सेंचर की जॉब छोड़ के 2012 में, तो मैं पहले 10 जनों से जिनमें से मिला उनमें से 8 जने IITians थे। तो उनको देख के ही मुझे लगा यार मैं तो एमिटी नोएडा से पढ़ा हूँ, एक्सेंचर में जॉब कर रहा था, बहुत ही मेरा बेसिक पैकेज था वहां पे। और जब मैं वो छोड़कर आया था तब मेरा क्या माइंडसेट था कि मैं जॉब छोड़कर आया हूँ, ऐसा और कौन होगा। फिर मैं जब उन 10 लोगों से मिला, पहले 8 उनमें से IITian निकले, कोई 8 फिगर्स का पैकेज छोड़कर आया था, कोई 7 फिगर्स का पैकेज छोड़कर आया था। तो उसी दिन मुझे रियलाइज हो गया था यार कि ये बहुत मेजर एग्जाम है और आई हैव टू प्रिपेयर आउट ऑफ माई स्किन्स टू क्लियर इट। तो ये थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग इट। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस। अब मेरा फेलियर हो गया, 2 बार मैंने IPS क्रैक करा, रैंक सिक्योर करी, 222 एंड 207 रैंक्स आई थी मेरी, फिर मेरा प्री नहीं हुआ। तो उसके बाद खुद को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो टू राइज फ्रॉम द एशेज वाज चैलेंजिंग, बट देन आई हैड नो अदर ऑप्शन। अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखते हुए, आई पिक्ड अप दिस प्रोसेस अगेन कि व्हाट वर्कड फॉर मी। तो इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी जैसे कोई कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है, फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। ब्लाइंडली मैं जो बोल रहा हूं, मैंने जो प्रोसेस बताया है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अगर कुछ काम कर रहा है आप उसको फॉलो करिए। तो मैंने क्या करा, आई वॉज, सबसे पहले मैंने ऑनेस्ट असेसमेंट करा कि ये क्यों हुआ, वाई डिड आई फेल प्री बाय some 2 or 3 marks or 1.5 marks something। तो I was honest with myself, I was true with myself कि मैंने प्रिपेयर नहीं करा जैसे प्रिपेयर करना चाहिए था, इसलिए हुआ है। मैंने ब्लेम मेरा है, किसी और का ब्लेम नहीं है इसमें। मैंने 2 बार निकाला था तो क्यों निकाला था, क्योंकि मैंने उस तरीके से प्रिपेयर करा था।
तो जब क्लियर नहीं हुआ तो गलती मेरी है। जब आप खुद से ऑनेस्ट हो गए, व्हाट इट डज इज इट मेक्स द एक्सेप्टेंस वेरी इजियर। और एक बार एक्सेप्टेंस आ जाए किसी चीज की लाइफ में, देन यू कैन इजिली मूव ऑन, देन यू कैन फोकस वेरी इजिली। आप माइंडफुली किसी और टास्क पे फोकस कर सकते हो। तो यही मैंने करा, मैंने ऑनेस्ट असेसमेंट करी और मैंने कहा कि मेरी गलती थी, एंड हेंस आई वाज एबल टू कम टू टर्म्स विद इट। And then I followed the process that I discussed in the previous slide, and I studied like a newcomer would study. जो मेरे वीक एरियाज थे प्री के, जो मुझे लग रहा था कि पिछली बार क्यों नहीं हुआ, तो मैंने वैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपको, और मैंने 40 टेस्ट करे FLT और सेक्शनल मिला के। जो क्वेश्चंस मुझे टफ लगे मैंने उनके नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करा। तो वो हार्ड यार्ड्स वाली बात होती ना, पुट इन द हार्ड यार्ड्स, मैंने एक्चुअल में वो करा था अपने 5th अटेम्प्ट में, डिस्पाइट बीइंग अ सो कॉल्ड वेटरन ऑफ दिस एग्जाम। और वही बात कि मैंने प्रोसेस को फॉलो करा, एंड द रिजल्ट वाज एविडेंट ऑन द एग्जाम डेट इटसेल्फ। आई मेरा जैसे ही GS1 का पेपर हुआ, आई न्यू इट, आई क्लियर इट। तो मैं अगले दूसरे दिन से ही उसके बाद अपने मेंस की तैयारी में लग गया था। मेंस बाय गॉड ग्रेस हैज ऑलवेज बीन माय फोर्टे एंड वाज इजी फॉर मी। मेरे को प्रीलिम्स ही थोड़ा डाइसी था। तो ओवरऑल लर्निंग आपको इससे मिलती है। प्लीज प्रोसेस को फॉलो करो, एग्जाम को ड्यू क्रेडिट दो। हवाबाजी में एग्जाम नहीं निकलेगा। काफी टॉपर्स हर साल मिल जाते हैं जो कहते हैं मैं सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा पढ़ता था। मैं बिल्कुल मिसगाइड नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने 17 घंटे पढ़ा हूँ, क्योंकि वही मेरी बुक लिस्ट कंसाइज नहीं थी। लेकिन एवरेज 10 से 11 घंटे पढ़ना, 7 आवर्स ऑफ स्लीप एंड फॉलोइंग द प्रोसेस इज की टू क्लियरिंग CSE। थैंक यू।